हमने एमटीएस तथा पोस्टमैन मेलगार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया था। आज हम 2025 के बिहार सर्कल के एमटीएस तथा पोस्टमैन के पेपर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पोस्टेज स्टैम्प शुड बी अफिक्स्ड टू। डाक टिकट कहाँ चिपकाए जाने चाहिए। जो हमारा आर्टिकल रहता है, ये रहा हमारा आर्टिकल। इस पे जो डाक टिकट है वो कहाँ पे लगती है, ये हमारी लगती है यहाँ पे। ये कौन सा कॉर्नर है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर। और किस साइड, एड्रेस साइड। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, पते की ओर दाईं हाथ के ऊपर कोने में। ठीक है, नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स वी कैन गेट थ्रू पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से हम किस प्रकार के आर्टिकल्स की डिलीवरी ले सकते हैं। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। ऐसे आर्टिकल्स जो कि फुली प्रीपेड है, मतलब जिन पे पहले से ही डाक शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, और जो कि अनरजिस्टर्ड अर्थात अनअकाउंटेबल आर्टिकल्स हैं। ऐसे आर्टिकल्स की डिलीवरी हम पोस्ट बॉक्सेस के द्वारा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स चेंजेस हिज बिजनेस एड्रेस टू अनदर प्लेस, ही शुड इनवेरिएबली इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर। मान लीजिए किसी पोस्ट बॉक्स का कोई रेंटर है जो कि अपना बिजनेस एड्रेस को चेंज करता है। उसको अपने पते चेंज करने के कितने दिनों के अंदर पोस्ट मास्टर को इसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, विद इन 7 days ऑफ सच चेंज। ऐसी परिवर्तन के 7 दिन के भीतर उस व्यक्ति को पोस्ट मास्टर को अपने चेंज ऑफ रेसिडेंस के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, What is the rent amount for both post box and post bag for a quarter or part thereof? एक पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग दोनों को एक साथ एक तिमाही के लिए रेंट पर लेने के लिए शुल्क क्या है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, 80 रुपए। और अगर दोनों पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग्स को यदि 6 महीने के लिए लिया जाता है तो उसके लिए रेंट हमारी रहती है 160 रुपए। अगर 9 महीने के लिए लिया जाता है तो उसकी रहती है 240 रुपए। और अगर 12 महीने अर्थात 1 साल के लिए लिया जाता है तो उन दोनों को अगर रेंट पे लिया जाता है तो उसकी जो शुल्क रहती है वो रहती है 250 रुपए। तो ये रेट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर अवेलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी द पोस्ट बैग along with lock and duplicate key is supplied by। पोस्ट बैग की सुविधा लेने के लिए जो पोस्ट बैग है तथा उसके साथ जो लॉक और डुप्लीकेट की प्रदान की जाती हैं, इन दोनों की आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, अर्थात इनमें लगने वाला शुल्क किसके द्वारा वहन किया जाता है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, कस्टमर। वो जो कस्टमर रहता है, जो ग्राहक रहता है, उसके द्वारा लॉक, डुप्लीकेट की और पोस्ट बैग तीनों की आपूर्ति की जाती है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आर मेंशन्ड। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस भाग में ऑफिशियल पोस्ट आर्टिकल्स का मेंशन किया गया है। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है उसमें ऑफिशियल पोस्टल
आर्टिकल्स का उल्लेख किया गया है। और हमारा जो सेक्शन 4 है वो प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल से डील करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स मस्ट बियर द सुपरस्क्रिप्शन ऑफ। आधिकारिक डाक लेखों पर निम्नलिखित उपशीर्षक अंकित होना चाहिए। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकारी ऑफिशियल किसी भी प्रकार का आर्टिकल बुक करता है तो उसको ये रिमार्क ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस उस ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर देना पड़ता है, along with his signature and his designation at the bottom left hand corner of the address side। मतलब यहाँ पे उस अधिकारी का सिग्नेचर और डेजिग्नेशन दोनों रहेंगे और उस आर्टिकल्स के ऊपर ये सुपरस्क्रिप्शन ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस यूज होना अनिवार्य है किसी भी पोस्टल आर्टिकल पर। The postage chargeable on the delivery of official postal articles when the postage is insufficiently paid। मान लीजिए कोई भी पोस्टल आर्टिकल है जिसको कि प्रेषक द्वारा भेजा गया है, प्रेषक नहीं, मान लीजिए किसी ऑफिशियल अधिकारी द्वारा भेजा गया है और इस आर्टिकल पर मान लीजिए 5 रुपए शुल्क लगने थे, लेकिन इस आर्टिकल पर पोस्टेज जो है वो इनसफिशियंटली पेड है। मतलब 5 रुपए की जगह केवल मान लीजिए 2 रुपए शुल्क का भुगतान किया गया है, बाकी 3 रुपए उस आर्टिकल पर ड्यू है। तो जब आर्टिकल अपनी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा और जब इसकी डिलीवरी की जाएगी तो जो पोस्टेज है वो कितने रुपए इस पर चार्ज किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर रहता है इक्वल टू डिफिशियंसी। मतलब जितनी कमी इस आर्टिकल पे रहती है, जो कि इस एग्जांपल में 3 रुपए है, वो 3 रुपए इस आर्टिकल पर डिलीवरी के दौरान चार्ज किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर द ट्रांसमिशन बाय इंडिया पोस्ट। निम्न में से कौन सा अंतरदेशीय डाक द्वारा प्रेषण के लिए निषिद्ध नहीं है। मतलब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आर्टिकल है जो कि इंडिया पोस्ट द्वारा डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, कोई भी ऐसा सात इंस्ट्रूमेंट जिसको कि प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से जिसको संरक्षित कर दिया गया है, ऐसा कोई भी धारदार उपकरण भारतीय डाक के द्वारा भेजा जा सकता है। कोई भी ऑब्सीन पेंटिंग मतलब अश्लील चित्रकारी इंडिया पोस्ट के द्वारा प्रोहिबिटेड है। इसी तरीके से नॉक्सियस और डिलीटियस सब्सटेंस जो कि विषैला या कोई हानिकारक पदार्थ है वो भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कोई भी जीवित प्राणी भारतीय डाक द्वारा प्रेषण के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट फॉर सेंडिंग अ लेटर। एक पत्र को भेजना है, उसका मैक्सिमम अधिकतम वजन कितना हो सकता है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा 0.5 kg अर्थात 500 ग्राम। पहले जो है मैक्सिमम लेटर का वेट जो है वो 200 ग्राम होता था, लेकिन पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 को उसको 24 में उसको चेंज करके अधिकतम 500 ग्राम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट फॉर इंडिया पोस्ट पार्सल। इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए अधिकतम वजन सीमा क्या है। अगर कोई भी पार्सल आपको इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजना है तो कितने अधिकतम वजन तक का पार्सल आप इंडिया पोस्ट पार्सल के माध्यम से भेज सकते हैं। सही आंसर डी हो जाएगा 35 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग पैकेट अंडर ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट के तहत पैकेट बुक करने के लिए न्यूनतम प्रभार्य वजन क्या है। आपको कोई भी अगर ज्ञान पोस्ट बुक करनी है तो मिनिमम उस पैकेट का वजन कितना होना चाहिए। आंसर नंबर बी सही रहेगा 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, इन पीओएसबी अकाउंट इफ नो विड्रॉल
or deposit takes place in account during continuous dash years, the account shall be treated as silent. किसी भी पीओएसबी खाते में कितने समय तक कोई भी विड्रॉल ना हो, मतलब उससे निकासी ना हो या कोई भी जमा ना हो, तो वह साइलेंट अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, मौन खाते की जगह ट्रीट किया जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारा 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर किसी भी पीओएसबी खाते में 3 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार की निकासी या जमी नहीं होती, तो उस खाते को मौन खाता माना जाएगा और इस खाते को एक्टिव अर्थात चालू करवाने के लिए आपको प्रॉपर केवाईसी करवाकर उस खाते में जमा या निकासी करनी पड़ती है। What is the minimum amount to open सुकन्या समृद्धि अकाउंट? सुकन्या समृद्धि खाते खोलने के लिए न्यूनतम कितनी राशि जरूरी है? सही आंसर हमारा बी हो जाएगा 250 रुपए। और एक साल में आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक के जमा कर सकते हैं। जमा करने की जो नियत निर्धारित समय है वो रहता है खाता खोलने से लेकर के 15 वर्ष, और खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष में यह खाता मैच्योर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल पॉलिसी टर्म्स आर। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसको कि प्रत्याशित बंदोबस्त बीमा या हम कहें तो सुमंगल के नाम से भी जाना जाता है, तो सुमंगल जो बीमा पॉलिसी है उसमें कौन कौन सी पॉलिसी अवधियां उपलब्ध हैं? सही आंसर हमारा सी हो जाएगा 15 साल और 20 साल। ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि सर्वाइवल बेनिफिट्स आपको प्रदान किए जाते हैं along with insurance cover. Mention the postal circle in which Andaman Nicobar Island Territory are situated. अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस पोस्टल सर्कल के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा वेस्ट बंगाल सर्कल। एक और कौन सा स्टेट है जो वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर आता है? वो है सिक्किम। सो वेस्ट बंगाल सर्कल में हमारे 2 स्टेट वेस्ट बंगाल और सिक्किम और एक यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आती है। अगला क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज अंडर पोस्टल डिवीजन इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय। पोस्टल डिवीजन के अंतर्गत आने वाले सभी पोस्ट ऑफिसेज सीधे तरीके से किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो हमारे एसपी या एसएसपी रहते हैं वो पोस्टल डिवीजन के हेड रहते हैं और सभी पोस्ट ऑफिस इनके द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल किए जाते हैं। A post office which is also opened on Sundays and holidays is called। वह डाकघर जो कि रविवार तथा अन्य छुट्टियों के दिन भी खुला रहता है क्या कहलाता है? सही आंसर हमारा बी हो जाएगा नाइट पोस्ट ऑफिसेस। और ये जो नाइट पोस्ट ऑफिसेस है इसके वर्किंग आवर्स जनरली हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा फिक्स किए जाते हैं, लेकिन डीजी के पास, डायरेक्टर जनरल के पास ये पावर रहती है कि वो उसके वर्किंग आवर्स को 8:30 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एज पर क्लॉज 2 ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 व्हाट आर द 3 क्लासेस ऑफ पोस्ट ऑफिसेज? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस। डाकघर गाइड भाग 1 के अनुसार डाकघर की 3 श्रेणियां कौन सी हैं? प्रधान डाकघर, उप डाकघर, शाखा डाकघर या सामान्य डाकघर। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस ये 3 प्रकार के पोस्ट ऑफिस हैं जो कि क्लास 2 और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी हॉलीडेज आर ऑब्जर्व्ड इन पोस्ट ऑफिसेज इन ऑल सर्कल्स? सभी सर्कल में डाकघरों की छुट्टियां कितनी होती हैं? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा 17। सभी पोस्ट ऑफिस में 17 छुट्टियां ईयरली मनाई जाती हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ सिंगल मनी ऑर्डर? एकल मनी ऑर्डर जारी करने की अधिकतम सीमा कितनी है? वो है 10,000। और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक महीने में अधिकतम कितनी रुपए का मनी ऑर्डर किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर है 25,000।
अगला क्वेश्चन है, अंडर विच क्लॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पैकिंग इज मेंशन्ड। डाकघर गाइड भाग के किस खंड में अंतर्गत पैकिंग का उल्लेख किया गया है? सही आंसर हमारा बी हो जाएगा 15। हमारी पोस्ट ऑफिस गाइड 1 का क्लॉज 15 जो है वह पैकिंग से डील करता है, 16 जो है वो सीलिंग से डील करता है, 14वां जो है वो फिक्सटीशियस स्टाम्प से डील करता है, क्लॉज नंबर 17 जो है वो पोस्टिंग ऑफ ज्वेलरी एंड कॉइन से डील करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच क्लॉज ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 एक्सप्रेस द पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड फॉर मेथड ऑफ एड्रेसिंग। मतलब पता लिखने की विधि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में बताई गई है? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा क्लॉज नंबर 26। क्लॉज नंबर 26 में हमारी मेथड ऑफ एड्रेसिंग के बारे में जानकारी दी गई है। क्लॉज नंबर 16 जो है उसमें सीलिंग के बारे में बताया गया है, और क्लॉज नंबर 23 जो है वो हमारा मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प को लगाने की सही विधि के बारे में बताता है, जो कि है राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, AMPC मीन्स, AMPC का मतलब क्या है? सही आंसर हमारा बी आ जाएगा ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। अगला क्वेश्चन है, सर्किल बैग ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच ऑफिस। सर्किल बैग ऑफिस किस कार्यालय में स्थित होता है? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा पोस्टल स्टोर डिपो। सर्किल बैग ऑफिस जो हमारा है वो पोस्टल स्टोर डिपो में स्थित होता है, और जो डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट रहता है वहां हमारा सेंट्रल बैग ऑफिस स्थित होता है। और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच ऑफिस को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट ऑफिस रहते हैं उनको यूनिट बैग ऑफिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अकाउंट बैग इज सेंड बाय हेड ऑफिस टू सब पोस्ट ऑफिस इट कंटेन्स। जब किसी अकाउंट बैंक को हेड ऑफिस से सब ऑफिस भेजा जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा एसओ स्लिप। और जब किसी अकाउंट बैग को सब ऑफिस से एसओ टू एचओ भेजा जाता है तो इसमें क्या होता है हमारा एसओ डेली अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, एज पर रूल 23 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बैग्स आर प्रिस्क्राइब्ड। डाक मैनुअल खंड 5 के नियम 53 के अनुसार कितने प्रकार के बैग निर्धारित किए गए हैं? ड्यू मेल, अनयूजुअल मेल, बोथ ए एंड बी, सी। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा ड्यू मेल एंड अनयूजुअल मेल। दोनों ही प्रकार के बैग हमारे रूल नंबर 53 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में प्रिस्क्राइब किए गए हैं। The expression railway mail service means the services responsible for carriage of mail by। रेलवे मेल सेवा से तात्पर्य देश द्वारा मेल की ढुलाई के लिए जिम्मेदार सेवा है। मतलब जो रेलवे मेल सर्विस है वह किन किन माध्यमों के द्वारा मेलों का आदान प्रदान करना सुनिश्चित करती है? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा बाय रेल, रोड, एयर या रिवर। जो रेलवे मेल सर्विस है वह रेल, सड़क, वायु और नदी मार्ग से डाक का आदान प्रदान करने का काम करती है। Which offices help in reduction of number of loose bags? खुले बैगों की संख्या कम करने में कौन सा कार्यालय मदद करता है? आंसर ए हमारा सही हो जाएगा ट्रांजिट ऑफिस। ट्रांजिट ऑफिस इसी कई सारे डाकघरों की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर स्थित रहता है, जो कि एडवांस में बैगों को रिसीव करता है और नंबर ऑफ लूज बैग्स की संख्या को कम करता है। Which among the following is correct in respect of transit mail office? ट्रांजिट मेल ऑफिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हमारा सी हो जाएगा सॉर्टिंग ऑफ लेटर इज नॉट डन। पत्रों की छटाई जो है ट्रांजिट मेल ऑफिस में नहीं की जाती है। क्लोज बैग आर रिसीव्ड एंड ओपन। क्लोज बैग रिसीव तो किए जाते हैं लेकिन ओपन नहीं किए जाते हैं। बैग्स आर क्लोज एंड डिस्पेड।
बैग डिस्प्लेस तो किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे क्लोज भी नहीं किए जाते हैं। हम जीके वाले पोर्शन पर आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके स्कोर को अच्छा बनाने में। सो पहला क्वेश्चन है, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? आंसर हमारा सी हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। Who gave the slogan "Do or Die" during the Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन म्यूजिशियन इज टाइटल्ड माई लाइफ माई म्यूजिक? मेरी लाइफ मेरा संगीत किस प्रसिद्ध भारतीय म्यूजिशियन की आत्मकथा है? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, रविशंकर। रविशंकर जी की जो आत्मकथा है वह है माई लाइफ माई म्यूजिक। In 71st National Film Fair Award, which film won the Best Feature Film Award? इकहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था? सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, 12th फेल। इसने 12th फेल पिक्चर ने जो है हमारा 71st नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिशन नेम दैट टुक शुभांशु शुक्ला टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने वाले मिशन का नाम क्या था? सही आंसर सी हो जाएगा, एक्सियम मिशन 4। फ्रॉम विच उपनिषद इज फ्रेज सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मंडूका उपनिषद। मंडूका उपनिषद से सत्यमेव जयते वाक्यांश लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया? निम्न में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी NH-44। ये हमारे भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। इंडिया शेयर हाईएस्ट लेंथ ऑफ बॉर्डर विद विच नेबरिंग कंट्रीज? भारत किस पड़ोसी देश से सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश। और सबसे कम किससे करता है? अफगानिस्तान, जिससे केवल भारत 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गिर नेशनल गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में है। मानस नेशनल पार्क हमारा असम में है। अगला क्वेश्चन है, अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम कंपोज्ड बाय श्री बंकिम चंद्र चटर्जी एंड पब्लिश्ड इन द नोवेल नेम? हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित किस उपन्यास में प्रकाशित हुआ था? सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, आनंद मठ। आनंद मठ जो नोवेल है जिसको कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था, उसी में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम प्रकाशित हुआ है। चलिए हमारा ये पेपर यहाँ पर सॉल्व होता है जिसमें कि हमने डिपार्टमेंटल और जीके वाला पोर्शन सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आने वाले पेपर्स की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।